नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस, आरओआर और बाकी सभी एग्जाम्स के प्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए, पूर्वी भारत में आंशिक शवादान, पश्चिमी भारत में संपूर्ण शवादान और दक्षिणी भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में शव को रखा जाता है। तो देखिए, ये तीसरा तो गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है कि पूर्वी और पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम में रखा जाता है, ठीक है। और ये दोनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मालवा संस्कृति नवदा टोली, एरन और नागदा में फैली हुई थी, है ना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये संस्कृति हड़प्पा से अलग मानी गई है। दूसरा देखिए, जोरवे संस्कृति विदर्भ और कोंकण में फैली हुई थी, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि विदर्भ कोंकण छोड़ के बाकी पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। तीसरा देखिए, कायथा संस्कृति में कुछ हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही। और गणेश्वर संस्कृति में सूक्ष्म पाषाण वस्तुएं पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो सत्य वाला इसमें बताना था, तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा इसका। अगला मैच करते हैं। देखिए, हरिशेन वृहत कथाकोश, भास्कर, लीलावती, वारामिहिर वृहत संहिता और कालिदास का अभिज्ञानम शाकुंतलम, तो सारी ही सही मैच्ड हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, है ना, पेयर्स देखना है आपको, कौन सा सही है। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो अभिलेख को पढ़ा गया था, वो 1837 में, अरबों की सिंधु विजय 712 में, और गुप्त शासक का आरंभ जो है वो 320 ईस्वी में, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 13वीं शताब्दी में भारत आए वेनिस निवासी मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण किया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये वेनिस निवासी थे मार्को पोलो, ठीक है, और ये दक्षिण भारत का इन्होंने सजीव चित्रण किया है, सही स्टेटमेंट है। मार्को पोलो का मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, ठीक है, सत्य वाला इसमें बताना था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बतानी है आपको सही वाली, है ना। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, औरंगजेब कोकशास्त्र और नक्शबी है जो, ये फतवाए आलमगीरी। तो देखिए, ये दोनों आपस में मिसमैच्ड हैं, और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 6ठी सदी में पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, वातापी को, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रायद्वीप में पूर्वी भाग की बात हो रही है, इसमें पल्लवों को अपदस्थ कर इक्ष्वाकुओं ने राज किया था, और इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर सातवाहनों ने राज किया था, ना। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर सातवाहन थे, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु, और फिर लास्ट में पल्लव आए, और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, कांची, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये दूसरा गलत, पहला सही, तो आंसर इज सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय अधिकारियों को भी सीमित दंडिक अधिकारिता प्रदान करना था, और इस बिल के विरोध में लंदन में दुष्प्रचार किया गया, और लॉर्ड लिट्टन को की आलोचना की गई थी इसमें, ठीक है। सत्य वाला इसमें आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि लॉर्ड रिपन थे जिनकी आलोचना हुई थी इस बिल को लेकर के, ठीक है। तो आंसर इज ओनली 1, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल सही। इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो 1885 में हुआ था, बिल्कुल सही। बंबई में हुआ था, बिल्कुल सही। और इसकी अध्यक्षता A.O. ह्यूम ने नहीं की थी, W.C. बनर्जी ने की थी, और ये हुआ कहाँ पर था, गोकुलदास एचपई संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए।
सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है ना, आईएनसी के लिए सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ विचार हैं। देखिए, अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों के बढ़ते असंतोष के लिए सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही। और दूसरा देखिए, यह असंतुष्ट भारतीयों के उद्गारों को बाहर निकालने वाली ऐसी संस्था थी जो ब्रिटिश शासन को किसी भी प्रकार की हानि से बचाएगी, है ना। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सत्य वाला इसमें बोला, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ये देखिए आप कि कुछ ये हिंदी ऋतुएं लिखी हुई हैं और ये उनके मंथ लिखे हैं, आपको बताना है। देखिए, बसंत ऋतु कब से कब तक होती है? मार्च से अप्रैल तक। हेमंत ऋतु है जो वो नवंबर से दिसंबर तक। शिशिर ऋतु जनवरी से फरवरी। तो देखना है आपको कौन सी सही है इनमें से। देखिए, ये तीनों ही सही हैं। आंसर है जो वो इस तो हो जाएगा इसका डी। और बाकी कौन कौन सी ऋतु होती हैं ये भी देख लीजिए। तो बसंत से शुरुआत होती है, तो है ना, बसंत ऋतु मार्च से अप्रैल। उसके अलावा ग्रीष्म ऋतु आती है फिर, है ना, ग्रीष्म, वो कब से? मई से जून तक। और ग्रीष्म के बाद आती है आपकी वर्षा, ठीक है, वर्षा होगी जुलाई से अगस्त। और फिर आएगी आपकी शरद ऋतु, और शरद कब है? सितंबर टू अक्टूबर। और शरद के बाद आती है हेमंत, ठीक है, हेमंत कब है? नवंबर टू दिसंबर। और फिर लास्ट में शिशिर, ठीक है, ये होगी आपकी जैन से फेब, ठीक है। तो फिर उसके बाद मार्च आ जाएगा, तो फिर वापस से बसंत, ठीक। तो आंसर इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ये कॉपन है जो उन्होंने जो क्लासिफिकेशंस किए हैं, तो उसमें जलवायु को 8 पार्ट से में बांटा है, भारत की जलवायु को, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कोड्स किसके साथ मैच करते हैं? देखिए, AMW है जो ये गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट। BWHW ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। और AS ये कौन सा है? तमिलनाडु का कोरामंडल कोस्ट। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा आपस में मिसमैच्ड है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन से स्थान नीलगिरी जीवमंडल निश्चय के अंतर्गत आते हैं? नागरहोल, सिरुवली पहाड़ियां, मुदुमलाई और साइलेंट वैली, है ना। तो नीलगिरीज में, बायोस्फीयर में सभी कुछ आता है, ये सारे चारों आते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। एक्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, लाल मिट्टी में लोहे की व्यापक मिश्रण होता है और जल योजन होने के कारण ये पीली कलर की दिखती है। दूसरा, इसमें महीन कणों वाली जो लाल और पीली मृदाएं हैं वो सामान्यतः नॉन फर्टाइल होती हैं, और जो मोटे कणों वाली हैं वो फर्टाइल होती हैं, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना था। तो देखिए, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि महीन कणों वाली फर्टाइल होती हैं और जो मोटे कणों वाली हैं वो अनुर्वर होती हैं। तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भूकंप न्यूनीकरण, है ना, मिटिगेशन के कारण कौन से हैं? इसके अर्थक्वेक मिटिगेशन के। भूस्खलन नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है ना। तो ये तो कारण नहीं है इसका, न्यूनीकरण का कारण ना होकर के ये क्या है कि भूकंप का कारण। भूकंप के कारण क्या होता है कि भूस्खलन भी होता है जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध करता है और जलाशयों में बदल देता है, ठीक है। तो दूसरा देखिए, भूकंप नियंत्रणों के केंद्र की स्थापना सही है, और जीपीएस की मदद से क्या, प्लेट की हलचल का पता लगाना, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा इसका सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, माउंट फुजियामा है जो वो जापान का सबसे ऊंचा स्थान कहाँ पर है? होक्कुडू में। और रॉकीज है जो वो उच्चतम बिंदु माउंट ब्लैंक में। और एल्प्स हैं जो उनका उच्चतम बिंदु है जो वो कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना था। तो देखिए, तीनों ही यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माउंट फुजियामा है जो ये कहाँ पर है? हॉन्शू आइलैंड में, हॉन्शू, ठीक है। 4 आइलैंड्स है ना वो फेमस, तो उनमें से हॉन्शू वाला। रॉकीज है जो वो आपका माउंट एल्बर्ट, और एल्प्स की कौन सी है? माउंट ब्लैंक, ठीक। ये दोनों में स्मैच्ड है आपस में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
देखिए परमियन अवधि में ब्लैक फॉरेस्ट और जो वॉसेजेस का निर्माण हुआ, ये क्यों हुआ है? क्योंकि रिफ्ट के दौरान, है ना, रिफ्ट के कारण हुआ है। तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, पृथ्वी के पोटाश रिजर्व का निर्माण झीलों के वाष्पीकरण के कारण हुआ है, जो कि पहले क्या फॉल्टिंग का कारण बनी थी। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें आपको बताना है। तो ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, है ना, ऊपर वाला ये क्रस्ट हो गया, तो इसके बीच में ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसके बीच को क्या कहेंगे? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद ये लोअर क्रस्ट और इसके नीचे फिर जो मेंटल है, तो इसके बीच की ये वाली जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको क्या कहेंगे? कॉनराड। और फिर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये इसके बीच का, इनको क्या कहेंगे आपस में? रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इन तीनों में से गलत वाला सही वाला आपको बताना था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल तीसरा जो है ये सही है और ये दोनों हैं आपस में मिसमैच्ड है। ठीक है, ऊपर वाला कॉनराड, फिर उसके बाद वाला मोहो, ठीक है, फिर रेपिटी, फिर गुटनबर्ग और फिर लास्ट में लेहमन। ये है ना सीक्वेंस इसका। तो आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं? देखिए शेल हो गई, चूना पत्थर हो गई, ग्रेनाइट हो गई और डोलोमाइट हो गई। तो इनमें से मेटामॉर्फिक आपको बतानी है। तो देखिए एक भी मेटामॉर्फिक नहीं है इनमें से, है ना, क्योंकि जो शेल है और चूना पत्थर लाइमस्टोन और आपकी डोलोमाइट, ये तीनों क्या है? सेडिमेंट्री है, और ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है। ठीक, तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए बसाल्ट से निर्मित सर्पेंटाइन, गैब्रो से निर्मित एम्फोबोलाइट और फाइलाइट से निर्मित शिस्ट। तो देखिए पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। क्यों गलत है पहला दूसरा? क्योंकि सर्पेंटाइन है जो, ये आपका गैब्रो से बनता है। ठीक है, गैब्रो से, और ये गैब्रो है जो, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है और सर्पेंटाइन भी मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, उसके बाद एम्फोबोलाइट है जो, ये आपका बसॉल्ट से बनता है। ठीक है, बसॉल्ट से, और बसॉल्ट है जो ये इग्नियस रॉक है, और एम्फोबोलाइट है जो ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये दोनों मेटामॉर्फिक है ना, फाइलाइट और सिस्ट। ये सही है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए कौन सी जोड़ी सही है? केंद्रीय सूचना आयोग है जो, वो किस मिनिस्ट्री में आता है? कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल में, है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है ना। इंटर स्टेट काउंसिल है जो, वो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है। और नेशनल कमीशन फॉर एससी है जो, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। तो देखिए तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल आएगा आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और नेशनल कमीशन फॉर एससी आएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। ठीक है, तो तीसरा चौथा गलत, पहला दूसरा सही, आंसर ए। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा, किसी भी विषय में पूछताछ करने के लिए आयोग के पास सुओ मोटो पावर है, खुद से ही केस को उठा सकता है। ठीक है, तो सही वाला बताना था आपका। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। सीवीसी का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए है? देखिए ऑल इंडिया सेवाओं के जो सदस्य हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी, सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रेड डी या उसके ऊपर के अधिकारी, सही है। और भारतीय सामान्य बीमा कंपनियों में मैनेजर्स और उसके ऊपर के अधिकारी हैं, ये भी सही है। सारे ही सही है, आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सीबीआई ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त की है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट 1946। दूसरा, ये भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है जो कि इंटरपोल के जो सदस्य देश हैं उनकी ओर से जांच का समन्वय करती है ना। सत्य वाला आपको इसमें बताना है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, कब? 1941 में, डिपार्टमेंट ऑफ वार ऑफ ब्रिटिश इंडिया के तहत। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वार।
और इसका काम क्या हुआ करता था उस टाइम पे, जो ये ब्राइवरी और आपका करप्शन है, ठीक है, उसमें जो भी एलिगेशंस लगते थे रिलेटेड टू वॉर प्रोक्योरमेंट, ठीक है, तो उनको जांच करना। बाद में क्या हुआ कि ये करप्शन जो एलिगेशंस के मैटर होते थे उनको डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये एजेंसी बना दी गई, और फिर इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इनेक्ट किया गया, और फिर उसके बाद 1963 में सीबीआई एस्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काय के लिए, सीरियस क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को बंद तोता, है ना, केस्ड पैरेट, और उसके मालिक की आवाज यानी इट्स मास्टर्स वॉइस, ये दो फ्रेज हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यूज किए थे अपने केसेस में। तो देखिए ये किसके लिए कहा था उन्होंने, सीबीआई के लिए कहा था, लोकपाल के लिए कहा था, सीबीसी के लिए कहा था, या फिर राष्ट्रपति के लिए कहा था। तो देखिए ये है जो ये सीबीआई के लिए कहा जाता है केस्ड पैरेट, आंसर ए। लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय अधिकांश राज्यों में राज्यपाल हैं जो वो परामर्श करते हैं किससे किससे, देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट से, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो चीफ मिनिस्टर के, उनसे। तो इनसे नहीं करना पड़ता, इन दोनों से करना होता है। तो आंसर इसका ए और बी यानी कि ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री और आदेशों में हिंदी के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको जो है वो प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट से गवर्नर अलाउ कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर और डिक्री और जजमेंट है इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। राज्य के किसी भी कानून, अध्यादेश, आदेश आदि का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होना अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेट यूज किसी भी लैंग्वेज को कर सकता है, लेकिन क्या है कि ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सत्य वाला इसमें पूछा गया है, आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला देखिए, ये कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, किस किस ईयर में शामिल हुई हैं ये आपको बताना है। तमिल हो गई, संस्कृत, तेलुगु और मलयालम, ठीक है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में और मलयालम 2013 में। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? आर्टिकल 350 ए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, मतलब स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। दूसरा अनुच्छेद 350 बी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं, और आपका अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास का निर्देश, ठीक है। तो देखिए ये वाला सही है तीसरा, और ये दोनों हैं जो आपस में इंटरचेंज्ड, ठीक। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, आंसर सी। अगला देखिए, राम जेठमलानी केस 2011, ये किससे संबंधित था? स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये था आपका नमित शर्मा केस 2013, इससे संबंधित था। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ये है आपका राम जेठमलानी वाला मामला, ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा इसका। न्याय तक प्रभावी पहुंच, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये था आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड केस 1980। और समानता का सिद्धांत किसमें, इस थीम पर किस पे बात हुई थी? ये हुई थी एम नागराजन केस 2006। तो आंसर इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेम सेल के स्रोत हैं? भ्रूण हो गया आपका, मज्जा हो गया मतलब बोन मैरो, और परिधि रक्त ऊतक यानी पेरिफेरल ब्लड टिश्यू, और गर्भनाल रक्त कोशिका कॉर्ड ब्लड सेल, ठीक है। तो देखिए स्टेम सेल है जो वो इन सब जगह से निकाला जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी, फैक्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सोमेटिक स्टेम सेल यानी दैहिक स्टेम सेल हैं जो वो बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी पाई जाती हैं, है ना। सोमेटिक सेल्स एडल्ट्स में भी मिलती हैं।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनको कहते ही एडल्ट सेल है, ठीक है। एडल्ट सेल क्यों कहते हैं जब बच्चों में मिलती है? क्योंकि जो बच्चों वाली है वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, तो उसको अलग करने के लिए कि वो अलग है और ये अलग है, तो उसको एडल्ट सेल कह दिया जाता है, ठीक है। मिलती है बच्चों में भी है, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भ्रूण स्टेम कोशिकाओं में भी बहुकोशिकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं ना। फेटल स्टेम सेल्स में मल्टी पोटेंट सेल्स पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मल्टी पोटेंट सेल्स हैं जो वो कहाँ मिलते हैं? एमनियोटिक सेल में, एमनियोटिक स्टेम सेल, ठीक। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, एल्फ्रेड हार्शेल, इन्होंने 1951 में जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द को गढ़ा था, और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि डीएनए अणु में एक डबल हेलिक्स संरचना है, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि एल्फ्रेड हार्शे नहीं थे जिन्होंने इस टर्म को खोजा था, कॉइन किया था, वो थे, उनका नाम था जैक विलियमसन, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्परिवर्तन जीनोमिक अनुक्रमों में अचानक और सहज परिवर्तन होते हैं। म्यूटेशंस हैं जो वो सडन और स्पॉन्टेनियस चेंज होते हैं, काय में? जीनोमिक सीक्वेंसेस में। और दूसरा, राइबोसोम्स हैं जो वो इज अ पार्ट ऑफ सेल दैट क्रिएट्स प्रोटीन, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। राइबोसोम सेल का हिस्सा है जो कि प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सत्य वाला बताना था, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जोड़ी बतानी है आपको। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था वो 2013 में लॉन्च किया गया था, और एस्ट्रोसैट 2015 में। तो तीसरा और चौथा गलत, पहला दूसरा सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था उसको 1975 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था वो, ठीक है। और PSLV C-21 इसरो का 100वां अंतरिक्ष, 100वां था इसलिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्पॉट 6 लॉन्च किया गया था यहाँ से, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना, इसकी जरूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखना है PSLV C-21 है जो वो 100वां था। तो दोनों ही सही हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा। कथनों पर विचार करें। देखिए, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है जो वो भूस्थैनिक उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो उनको अपनी कक्षा से विचलित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पृथ्वी के घूमने के कारण उपग्रहों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव होता है, ये भी सही है ना, दोनों ही सही है। सत्य वाला इसमें बताना था, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? चंद्र कक्षा मतलब लूनर ऑर्बिट है जो वो पृथ्वी के चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा को कहते हैं। क्रोनोसेंट्रिक कक्षा किसको कहते हैं? यूरेनस की चारों ओर की, तो गलत है क्योंकि क्रोनोसेंट्रिक होती है आपके सैटर्न के चारों ओर की, ठीक है। और हार्मोसेंट्रिक है जो वो शुक्र के चारों ओर की ऑर्बिट, ये भी गलत है क्योंकि जो हार्मोसेंट्रिक है वो है मरकरी के चारों ओर की, ठीक है। तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉश है जो वो एसडीजी लक्ष्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वॉश का मतलब क्या हुआ? वाटर सैनिटेशन हाइजीनिक एमिनिटीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही, क्योंकि एसडीजी नंबर जो 3 है और 6 है ना, वो इसी से रिलेटेड है। उसके बाद यदि वॉश अनुचित है तो एंटीबायोटिक का उपयोग बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर इम्प्रॉपर है ये क्या ना वाटर सैनिटेशन वाली प्रॉब्लम है अगर, तो उससे क्या होगा कि बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियां बढ़ेंगी तो एंटीबायोटिक का यूज होगा, जिससे कि क्या है फिर बॉडी एडेप्टेशन कर लेगी उस टाइप के एंटीबायोटिक को, तो फिर और हैवी डोज जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। तो सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? फेम इंडिया योजना है जो वो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी के लिए किया गया आया था, सही है। स्मार्ट शहरों के क्रियान्वयन से इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, ये भी सही है। और जो राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना 2020 यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है जो 2020 का, वो करता है टारगेट 6 मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को रोड में
2020 तक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, लक्ष्य 3 होगा 2020, हालांकि खत्म हो चुका है, लक्ष्य जो था वो 6 मिलियन का ही था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, फेम की फुल फॉर्म क्या है? फेम की फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक, फेम इंडिया। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए 1G जो था वो केवल आवाज, 2G SMS, 3G वीडियो कॉलिंग और 4G वोल्टे। वोल्टे क्या है? वोल्टे में क्या फैसिलिटी हो गई लास्ट में कि आप बात भी करते रहो साथ में और साथ में इंटरनेट भी चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता ही है, आंसर डी। अब कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, फैब का ही करंट है ये। ठीक है, देखिए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पूर्व में सेना प्रमुख जनरल के जीवन को समर्पित करते हुए कर्नाटक में एक संग्रहालय की उद्घाटन किया है। तो वो किसके नाम पर किया है? KS थिमैया, जनरल SM श्री गणेश, जनरल PP कुमार मंगलम, जनरल SHFJ मैनेक्शॉ। ठीक है, तो देखिए ये जनरल KS थिमैया के नाम पर ओपन किया गया है, कहां पे? कर्नाटक में। अगला देखिए, भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट है जो वो राज्य के स्वामित्व वाले ONGC द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में या उत्तराखंड में? तो लद्दाख में किया जाएगा। ठीक है, आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल्स यानी SDRTAC, ठीक है, जहाज निर्मित प्रणाली को खरीद के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए SDRTAC है जो वो जहाज से शिप में, शिप से शोर में, शोर से एयर में, आवाज और नेटवर्क केंद्रित संचालन के लिए डेटा संचार की सेवा करने के लिए है। ठीक है, ये इसका काम हो गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, सत्य वाला बताना है आपको, सी आंसर। अगला देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के भूमि धारण को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा जो किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार ने। दूसरा देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भूमि विवाद के मामले हैं उनकी जांच करना। ठीक है, सत्य वाला बताना था, आंसर इसका 2 हो जाएगा, ओनली 2। अगला क्वेश्चन देखिए, DPIIT के हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा कर लिया है? ठीक है, रिफॉर्म्स हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, उनमें से अभी 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने पूरा किया है। वो स्टेट है असम, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान का जो बीकानेर है वहां पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जो उसमें इंडो अमेरिकन संयुक्त सैन्य अभियान जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20 ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये हमेशा यहीं पर होता है, इंडिया में जब भी होता है। और जब पिछली साल ये अमेरिका में हुआ था तब ये कहां पर हुआ था? सिएटल में। ठीक, तो सत्य वाला इसमें बताना है, आंसर सी। क्वेश्चन UPPCS में जो आएगा वो यही आएगा कि ये भारत में किस जगह पे हुआ, तो आपको आंसर लगाना है उसमें कि बीकानेर में। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, और अगर पूछ ले कि पिछली साल कहाँ हुआ था तो सिएटल। असम जिले के शोणितपुर के ढेकियाजुली में असोम माला कार्यक्रम किससे संबंधित है? रोड कंस्ट्रक्शन से, स्त्री शिक्षा से, जलापूर्ति से या विद्युतीकरण से। ठीक है, तो ये है आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। ठीक, ऋषि गंगा बिजली परियोजना जो अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा जो विनाश हुआ है वो किस हिमनद का एक हिस्सा था जो टूट गया था? नंदा देवी ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, गंगोत्री या पिंडार। ठीक, तो ये था नंदा देवी ग्लेशियर का पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल क्लाउड ने अपने भारत व्यवसाय के लिए एक नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया है? विक्रम सिंह बेदी को, पंकज गुप्ता, संजय गुप्ता या फिर मयूरी कांगो को? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, आंसर है इसका ए, विक्रम सिंह बेदी। स्लाइड को पॉज करिए और अपना स्कोर चेक करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।